नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के इस वर्कशॉप में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने इस अहम मौजू पर बात करने का मुझे मौका दिया। रिपोर्टिंग इलेक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी इलेक्शंस में हम जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें हमारी जिम्मेदारियां बहैसियत रिपोर्टर, बहैसियत जर्नलिस्ट, चाहे हम डेस्क पे हों या हम कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पे किसी भी अखबार में, टेलीविजन चैनल में हम अंजाम दे रहे हों, ये काफी अहम होता है कि हम पूरे इलेक्शंस को काफी गौर से देखें। ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। वाले हैं, हालांकि दोनों इलेक्शंस लोकसभा और असेंबली के साथ में आने थे, लेकिन क्योंकि 7 महीने पहले जो इलेक्शंस है वो एडवांस हो चुके हैं, इसीलिए काफी अहम तारीखें हैं जो हम सबको जहन नशीन जो करना है। 12 नवंबर को नोटिफिकेशन इशू होगा, 19 तक नॉमिनेशन फाइल की जाएंगी, स्क्रूटिनी 20 को होगी, विड्रॉल की डेट 22 को है और इलेक्शन जो पोलिंग है वो 7 को होगी, काउंटिंग 11 को और पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो 13 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये डेट्स के हिसाब से हमको हमारा पूरा इलेक्शन प्लान करना है। आगे हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि प्लानिंग में कौन कौन सी चीजें अहम होती हैं और ये तारीखें क्यों अहमियत की हामिल है। जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ डेट ऑफ पोल बोल रहे हैं 7 दिसंबर फ्राइडे, और जो खासकर यहाँ जो लोग हैं सब उर्दू अखबार से ताल्लुक रखते हैं और फ्राइडे में क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ताजुब नहीं कि अभी तक कोई उर्दू अखबार में ऐसी कोई स्टोरी मिली नहीं कि पोलिंग अगर फ्राइडे के दिन हो तो क्या उसका पोलिंग पे कोई इम्पैक्ट हो सकता है क्या। तो ये तारीखें जो होती है इलेक्शन की, दिन जो होते हैं वो काफी अहमियत के हामिल होते हैं। लिस्ट 19 नवंबर को जारी होगी, तो कल तक के हिसाब से 2,74,53,358 जो वोटर्स हैं, टोटल पोलिंग स्टेशन 32,574। हम जो इलेक्शन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल रिपोर्टिंग नहीं है। किसी ने कहा था कि इलेक्शन सिर्फ कोई कैंडिडेट्स, आगे हम काफी ये तफसीलात पे जाएंगे, तो हम 2,74,00,000 जो लोग फैसला करने वाले हैं, 4 करोड़ लोग तेलंगाना की आवाम है, इनके मुस्तकबिल का फैसला जो होगा वो ये 2,74,00,000 अपने वोट के जरिए करेंगे और अगले 5 साल तक इन 4 करोड़ आवाम के साथ क्या होना है वो इन लोगों के फैसले पर मुनसर करेगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब देखेंगे कि हम जो मौजूदा हालात हैं, ये हालात में ये जो अब्राहम लिंकन की कहावत है, क्योंकि अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां पे भी वहां प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, यहाँ हमारा सिस्टम कुछ और है। ये इस बात को कितना हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का हम दावा करते हैं और हम इस बात को कितना जस्टिफाई करते हैं कि क्या हमारी डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। एक क्योंकि आज पहली रबीउल अव्वल है, इस दिन की मुनासिबत से मैं कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्मरानी का तस्वुर पूरी दुनिया के सामने पेश किया और जो निज़ाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, खुद जो हुकूमत आपने कायम की थी, हालांकि हम हुकूमत उसको बोल नहीं सकते, लेकिन जो निज़ाम आपने दिया कि एक हुकूमत चलनी कैसी चाहिए, जो मदीना की जो हुकूमत थी, उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने जो मिसालें कायम की, हम उन सब चीजों को दीन और दुनिया का जो डेफिनेशन है, हम मजहबी मबाहिस में आके उसको भूल चुके हैं। डेमोक्रेसी, लोग अपना कायद चुने, लोग अपना लीडर चुने, अपना एमएलए चुने, ये तस्वुर इस्लाम ने दिया कि अपना अमीर चुन लो, 2 लोग हो तो 2 में से 1 को अमीर चुन लो। तो जो चुनने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस महीने के मुनासिबत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से काफी इंपॉर्टेंट है और हमको ये देखना है कि कौन से उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हम उन तालीमात से आरास्ता है, हमको मालूम है जो तालीमात क्या है। अगर हम उन तालीमात को दिमाग में रख के अपनी रिपोर्टिंग करें कि क्या हम अपनी रिपोर्टिंग के साथ हिसाब करें,
कोई हजरात ज़ेन 6623 और स्कोर आप लोगों की है तो हटा दीजिए, मैनेजमेंट को तकलीफ हो रही है। ज़ेन 6623 स्कोडा 3006। शुक्रिया। तो ये जो निज़ाम इलेक्शन का यहाँ पे है पिछले 70 साल से ज़्यादा हो चुका है। आज इंडिया वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस या डेवलपिंग नेशंस में काउंट होता है, और आज़ादी जब हिंदुस्तान को मिली, कई और ममालिक को उसी वक्त आज़ादी मिली, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। ये जो दूसरे कंट्रीज है उनके मुकाबले इंडिया आज इतना स्टेबल है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है ये प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी है, और ये एक्टिव डेमोक्रेसी है, और ये जिंदा डेमोक्रेसी है। जब पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में, 1951 टू 52 करीब 6 महीने का काफी लंबा इलेक्शन हुआ था। और जब इलेक्शन हो रहे तो उस वक्त पंडित नेहरू ने कुछ अहम बातें की थी। पहला, उस वक्त दूरदर्शन नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो था। 22 नवंबर 1951 को पंडित नेहरू ने एक ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया था। और आज जितने पॉलिटिशियंस हैं उन सबको चाहिए कि वो एक बार उनकी स्पीच को देखें। जो फाउंडेशन उन्होंने डाला, उनकी जो सोच थी, आज अगर वो सोच नहीं होती तो शायद आज जो इंडिया है हमारे सामने वो इंडिया नहीं होता। उन्होंने कहा था कि the whole object of democratic elections is to ascertain the views of the electorate on major problems and to enable the electorate to select their representatives। बहुत ही क्लियर उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो सिर्फ लोगों की राय जानना है उनके प्रॉब्लम्स के बारे में। आज जो इलेक्शंस हमारे पास चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सब कुछ गलत हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, लेकिन जो खराब है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। फोकस लोगों के प्रॉब्लम से हट चुका है। जैसे कुछ देर पहले अमर साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज मैनिफेस्टो कोई अहमियत नहीं रखता। आज इश्यूज बदल चुके हैं, एजेंडा बदल चुका है, कैंडिडेट्स की आइडियोलॉजीज बदल चुके हैं। आज ऐसा है कि एक कैंडिडेट, एक आज की हेडलाइन थी कि किसी एक पार्टी ने अपनी फाइनलिस्ट अनाउंस नहीं की क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स के जो नाराज कैंडिडेट है 10 लोग ज्वाइन करने वाले हैं। यानी कल तक कोई और पार्टी में थे, लेकिन लास्ट मिनट वो कोई और पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि टिकट नहीं मिला। और ये सब जो इंकरेजमेंट है, ये इसके हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अगर हमारा भी शायद कहीं हो सकता है कि मीडिया से गलतियां हुई, मीडिया ने एक ट्रेंड बना दिया, हम भी वो चीजों को अहमियत देना हमने शायद शुरू कर दिया कि कैंडिडेट समझे कि ओके सिर्फ न्यूज में आना है, ठीक है ये कर दो, और हम लोगों के इश्यूज पे हमारा फोकस जो है वो शायद नहीं रहा। इसीलिए जो बात पंडित नेहरू ने 1951 में की थी, आज भी ये बात वैलिड है। और अगर आज भी इस बात पे पूरी तरीके से अमल किया जाए तो डेमोक्रेटिक, एक ट्रूली डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वो बन सकता है। मीडिया के पहले एक सिर्फ प्रिंट मीडिया से शुरुआत हुई थी, और आज अगर हम देखें तो कई स्ट्रीम्स है, उसमें प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, रेडियो है, मैगजीन्स है, काफी वैरायटी ऑफ मीन्स है जिसके जरिए जो कैंडिडेट्स है वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और हम सब लोग कहीं ना कहीं ये सब चीजों से जुड़े हुए हैं। पहले सिर्फ न्यूज चैनल था तो ये था कि लोग टीवी देखते थे, लेकिन आज न्यूज चैनल यूट्यूब पे आ गए, न्यूज चैनल मोबाइल पे आ गए, बल्कि आज शायद मोबाइल टीवी से बड़ा कम्युनिकेशन का मोड हो गया। तो उसी हिसाब से, उसी मुनासिबत से हमारा रिपोर्टिंग का स्टाइल भी चेंज हो गया। पहले हम पैकेजेस करते थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, मैं जब स्टार न्यूज में था 2003 में, उसके बाद फिर CNN लाइव में एक ट्रेंड चलता था कि एक पैकेज पूरा चाहिए बाज़ाब्ता। एक एंकर आप लिखो, 2 वॉइस ओवर, 2 साउंड बाइट्स, आपका PTC पीस टू कैमरा कंपलसरी था सब रिपोर्टर्स के लिए। एक बाज़ाब्ता पैकेजिंग होती थी, एक पूरी बात आप 300 वर्ड में आप लोगों को कन्वे करते थे। अभी चेंज हो गया। अब आज का जो टीवी है, सिर्फ एक साउंड बाइट आप 30 सेकंड का लाओ, बात खत्म। ब्रेकिंग न्यूज का स्टाइल चेंज हो गया। और ये सब टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ती गई वो रेवोल्यूशन आएगा, और आगे और बहुत से चेंजेस आएंगे। ये है कि हम सबको उन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम पीछे नहीं रह सकते कि नहीं हम इंटरनेट का नहीं। हम अगर प्रिंट मीडिया में आप देखिए, अखबार का, उर्दू अखबार का सर्कुलेशन जो हार्ड कॉपी है, जो प्रिंट कॉपी है, वो शायद कम होगा, लेकिन ई पेपर सबके देखेंगे।
आज आपका रीच का अगर प्रॉब्लम है, आपके 2000 कॉपी अगर आप छाप रहे हैं कोई, लेकिन ई पेपर 10,000 लोग पढ़ लेंगे आपका। उसके अलावा एक और नया ट्रेंड है कि पूरा ई पेपर भी नहीं, एक सेलेक्टिव क्लिपिंग्स भी लोग पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, उनकी कोई स्टोरी छपी और वो कट हुई और चली गई, वो शेयरिंग है। तो ये सभी कहीं ना कहीं सब लिंक है, और इस लिंकिंग को हमको समझना है और आगे इलेक्शन में इस टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वर्कआउट करना है। जैसे पंडित नेहरू का भी एक आपने देखा कि फोकस जो होना चाहिए वो थिंक सिटीजन वाला, कि जो शहरी हैं, आवाम आगे और उसको एलॉबरेट मैंने क्या है कि कैसे हमारी जो सोच है, हमारी अप्रोच है वो डाइवर्ट हो रही है। सबसे फर्स्ट थॉट के हर चीज में अगर हम सिटीजन को अगर रखें कि हम किसके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये हम जो भी लिख रहे हैं, जो छप रहा है वो किसके लिए। अगर हम आवाम के लिए लिख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आवाम पढ़े, तो हम उनकी बात बिना जाने हम वो बात हम कह नहीं सकते। उनके प्रायोरिटीज क्या है, वो क्या चाहते हैं कि आगे इलेक्शन में हो, उनके तवक्कुआत क्या है, वो किस पे नाराज है, क्यों नाराज है। ये शायद सीरियस कोशिश हमको करना चाहिए कि उनकी बात भी ये लीडर तक पहुंचाए, ना कि रिवर्स हो कि अभी मन में चल रहा है कि लीडर ने कुछ बात कह दी और लोगों तक पहुंच गई। नहीं, लोगों की बात लीडर तक पहुंचे, वो एक गैप आ गया है, उस गैप को हमको फिल करना है। दूसरी अहम बात, क्रेडिबिलिटी। देखिए, इलेक्शन एक ऐसा सीजन होता है जहां पे सबसे ज्यादा न्यूज फ्लो होता है। हम नॉर्मल दिन में 1 या 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन यहाँ न्यूज का अंबार है, आपके पास बहुत से इवेंट्स है कवर करने के लिए, आपको टाइम नहीं होता। और ये वक्त होता है कि आपकी अगर मान लीजिए 10 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करें, मैं भी कवर कर रहा हूँ, आप भी कवर करें, इसमें यूनिक क्या हुआ? जो आप दिखा रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, जो आप लिख रहे हैं मैं लिख रहा हूँ। और आप जब लिख रहे हैं वहां पे वो क्रेडिबिलिटी आपकी अलग से कहां बन रही है, या आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो लोगों तक बात पहुंच रही है और लोग आपकी बात को सच मान रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन मौका है जहां पे आप आपकी एक क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं, आपकी जो यूनिकनेस एक पहचान है वो बना सकते हैं। और इसका सबसे बुनियादी उसूल ये है कि जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वही रिपोर्ट करें। अब यह है कि सच्चाई का डेफिनेशन क्या है, आगे हम उसको और एलॉबरेट करेंगे। इसमें थोड़े देखिए, अभी इलेक्शन जो चल रहा है इसके अलग अलग मोड्स हैं। जो विजिबल पॉलिटिकल एक्शन है, पदयात्रा, ये तकरीबन हर महल्ले में, हर बस्ती में अभी भी जारी है। पदयात्रा एक कॉमन ऑप्शन है। सेकंड है रोड शोज है, पब्लिक मीटिंग्स है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, स्टार कैंपेनर्स है। और इसमें एक स्टार कैंपेनर अगर कोई शहर में आ गया तो उस दिन शहर का पूरा ट्रैफिक का निजाम दरहम पूरा का फोकस उस स्टार कैंपेनर पे। आप इलेक्शन का पूरा शेड्यूल आप देख लीजिए, हम इन चीजों के अलावा शायद कुछ और नहीं कर रहे हैं, या मेजॉरिटी ऑफ मीडिया जो है, मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्टर्स, ये सब चीजों में हम लगे हुए हैं। और पदयात्रा मान लीजिए एक बस्ती में अगर वो लोगों से मिले, कल भी वही उसी तरीके से लोगों से मिलेंगे। चेहरे दूसरे शायद लोगों के बदल जाएंगे, बस्ती का नाम बदलेगा, बट उनका मिलने का अंदाज, आगे बैंड बज रहा है। कहीं आपको पहली पदयात्रा और आखिरी पदयात्रा में कोई डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। और पॉलिटिकल लीडर्स भी आप चेंज कर दीजिए, लीडर बदलेगा, अंदाज सबका वही है, इसमें कोई यूनिक उसमें नहीं है। हमको ये सब चीजों की कवरेज को लेके केयरफुल ये होना है कि कहीं हम रिपीटेटिव तो नहीं हो रहे, ये भी दिखाना जरूरी है, लेकिन कहीं हम इसी में तो उलझ के नहीं रहेंगे। अब एक अहम बात कुछ देर पहले भी हुई थी, न्यूज़पेपर या पॉम्पलेट। ये एक कॉमन एलिगेशन है कि कुछ अखबार हैं जो सिर्फ एक पार्टी की तारीफ में या कुछ कैंडिडेट्स की तारीफ में लिखते हैं, और अखबार में उसको लोग बाज़ाब्ता नहीं, ये तो पॉम्पलेट है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये बोलते हैं। और न्यूज़ और प्रोपेगेंडा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। वैसे एक मेरा बैकग्राउंड में खुल के नहीं बोलूँगा, बट मैं पॉलिटिकल ब्रांडिंग पे भी काम करता हूँ, तो मेरे को ये अंदाज़ा है कि आप न्यूज़ को प्लान कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूँ, और तो मैं एज ए जर्नलिस्ट यहाँ पे बोलूँगा कि अगर बट एज ए पॉलिटिकल ब्रांडिंग पे मैं हूँ तो बहुत सी स्टोरीज ऐसी होती है जो प्लान की जाती है। लीडर का एक भी व्यू नहीं होता, लीडर का ओपिनियन नहीं होता, आपको सिर्फ कुछ न्यूज़ आती है जो छप जाती है, कुछ न्यूज़ होती है जो बाज़ाब्ता सिलेक्टिवली दिखाई जाती है। ये एक तो पॉजिटिव न्यूज़ भी होती है, नेगेटिव भी होती है कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ आप दिखा दें। इन चीज़ों से हमको बचना है। देखिए, रिपोर्टिंग जब हम एज ए रिपोर्टर
मैं भी 22 साल से मैं मीडिया में हूँ। एज ए रिपोर्टर हम भी काफ़ी मजबूर होते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मजबूरियाँ भी नहीं होती हैं जिसका हम शिकवा करते हैं। भाई हमारा काम तो फाइल करना, आओ अपना फाइल कर दो। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी छापे नहीं छापे उसको डंप कर दो, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। इसको आप फोकस करिए कि हमारी न्यूज़ वो प्रोपेगेंडा की कैटेगरी में नहीं आए। एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पेड न्यूज़ काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और शायद और जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर काफ़ी वो लोग एलॉबरेटली बात करेंगे। और यहाँ पे माजिद साहब भी है, तो यहाँ पे जो पेड न्यूज़ का जो शायद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कमेटी है उसमें आप भी हैं। तो पेड न्यूज़ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि पेड न्यूज़ क्या है। The Press Council of India defines paid news as any news or analysis appearing in print or electronic media for consideration in cash or kind. ये डेफिनेशन हम इस जमाने में नहीं आए, ये हमको इंश्योर करना है। अब देखिए इलेक्शन प्लान कैसे करना है। 1996 में मेरा पहला एज ए करियर का मैं पहला इलेक्शन वहाँ पे किया, और क्योंकि प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक में और नेशनल मीडिया में काम करने का मौका मिला, तो वहाँ की इलेक्शन का कवरेज का स्टाइल और लोकल मीडिया का जो स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए लोकल मीडिया में भी जैसे हम मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, एक जीएचएमसी इलेक्शन था, हम करीब 4 महीने पहले हम एक सीरीज हम स्टार्ट किए थे बल्दिया इलेक्शन। मतलब जिस वक्त हम सीरीज शुरू किए तो लोगों को दिखाई नहीं कि मतलब इलेक्शन होने भी वाले जब शुरू किए, लेकिन उस वक्त के जो 100 वार्ड थे, एमसीएच था जब 2001 में, एमसीएच के 100 वार्ड में हर वार्ड का प्रोफाइल हम लोग कर चुके हैं। जब फाइनली इलेक्शन अनाउंस हुए तो वो एज जो है वो हमको मिल गई थी कि हाँ पूरा हैदराबाद हम ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे। उसके बाद जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये जैसे टीवी है स्टार न्यूज़ या कोई भी नेशनल चैनल आप लीजिए, यहाँ पे इलेक्शंस या ऐसे चीज़ों का बहुत एडवांस ये लोग प्लानिंग करते हैं कि इलेक्शन, मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, अभी मीडिया के पास फॉरवर्ड प्लानिंग चार्ट ऑलरेडी उनके पास रेडी होगा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, इतने रिपोर्टर्स हैं, इनको कहाँ डिप्लॉय करना है और ये इलेक्शंस कवर कैसे करना है। तो जो आपका इलेक्शन है, अब यहाँ से पोल नोटिफिकेशन 12 नवंबर को आने वाला है, 2 दिन के बाद में, वो 2 दिन के बाद से लेके आने वाले टाइम तक आपको क्या क्या करना है ये आप प्लान करें। और ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है रिसोर्सेज के हिसाब से, और आप कितना मूव करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ों को लेके आपको प्लान करना है। दूसरा, नॉमिनेशन जब होते हैं, आमतौर पे नॉमिनेशन का अपडेट शाम में एक प्रेस नोट आता है सीईओ की तरफ से, सीईओ के ऑफिस से, कि आज 2 नॉमिनेशन रिसीव हुए, 4 नॉमिनेशन रिसीव हुए। हम उसको एलॉबरेट यूजुअली नहीं करते, सिर्फ उसको हमको नॉमिनेशन पे नजर रखना है कौन कौन नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। उसके बाद विड्रॉल्स होते हैं। देखिए विड्रॉल्स में बहुत सी स्टोरीज होती है। एक तो नॉमिनेशन होता है कि अगर हम एज ए जर्नलिस्ट एक्सप्लोर करें तो सिर्फ विड्रॉल की आप लिस्ट लीजिए, उन लोगों से बात कीजिए कि विड्रॉल का रीजन क्या है, कहीं उनको धमकी तो नहीं मिली थी क्या आप विड्रॉ कर दें, या कहीं उन्होंने बार्गेन तो नहीं कर लिया कि उनका हमेशा का काम है कि आप नॉमिनेशन डालो, आप कुछ चीज से डील करो और निकल जाओ। लोग एक बंदे को अगर विड्रॉ करना है, मान लीजिए 12 नवंबर को मैं अपना नॉमिनेशन डालता हूँ और मैं 1 हफ्ते के अंदर वापस दे रहा हूँ नॉमिनेशन, तो ऐसा क्या हो गया, आप डाली क्यों वापस क्यों लिए? क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करना कोई छोटी चीज नहीं है, एक प्रोसेस है। आप पूरा आपका डॉक्यूमेंट तैयार करो, आप 10 लोगों 10 प्रपोजल से उस पर आप सिग्नेचर लो, आप पूरा एफिडेविट बनाओ, आप सबमिट करो 10,000 रुपए के साथ में, फिर आप वापस ले लो। तो विड्रॉल कोई छोटी चीज नहीं होती कि ओके 10 लोग आए थे, 4 विड्रॉ हो गए, 6 फ्रेम है, नहीं। ये चीजों को आप नोट करिए, इसमें स्टोरीज एक्सप्लोर करिए। या कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग सिर्फ वो लिस्ट में नाम लाने, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वो लिस्ट में, उनका ऑफिशियल लिस्ट में नाम है, नॉमिनेशन डाल के विड्रॉ कर लेते हैं कि ऑफिशियल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ गया, सरकारी रिकॉर्ड में नाम आ गया। इसमें काफी स्टोरीज है, इस एंगल से भी एक्सप्लोर कीजिए इसको। फिर अल्टीमेटली फाइनल लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट्स, ये तो सब मीडिया के पास या सीईओ के पास से आती है। उसके बाद आप प्रोफाइलिंग करिए कि कौन कैंडिडेट कैसा है। एक तो क्योंकि उनके एफिडेविट्स आजकल सबके ऑनलाइन होते हैं, एफिडेविट्स को लेके एक्सप्लोर करके आप लोगों तक बताइए। एक ऑनलाइन भी काफी इस पर काम हो रहा है, एक कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड कितना है, उसके एसेट्स कितने हैं और वो कितना उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, ये सब कुछ हम क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है सब ट्रैक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन है और इसको हमको
मान लीजिए आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ के सभी कैंडिडेट्स के जो एप्लीकेबिलिटी है कम से कम एक बार आप पढ़िए। आप खुद देखिए कि उसके एसेट्स कितने, पिछली बार उसने कितने एसेट्स डिक्लेयर किए थे, कहीं इसमें कहीं गलती तो नहीं है, खामी तो नहीं है, कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। एक स्क्रूटिनी, एक आपकी अपनी मीडिया, हमारा देखने का अंदाज कुछ और होता है, अथॉरिटीज कुछ और देखते हैं। वो लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स के पीछे जो वो भी देख लेते हैं। उस नजर से आप ये सब चीजों को एक बार देखिए। देखिए अगले जो 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक जब कैंपेन खत्म होगी, 23 दिन, ये 23 दिन बहुत ही क्रूशियल है। इन 23 दिन में कम से कम 20 स्टोरी के रोज की एक स्टोरी तो करना है। अगर हम ये टारगेट लें तो 20 हम ऐसे स्टोरीज कर सकते हैं जो लोगों को याद है। देखिए इलेक्शन कई आएंगे जाएंगे, अगले 5 साल के बाद फिर अपनी लोकसभा का इलेक्शन भी, हम बहुत से सीनियर लोग भी हैं, बहुत से यंग लोग भी हैं। किसी का हो सकता है कि पहला इलेक्शन हो, किसी का दूसरा, और कुछ लोग हो सकता है कि कई इलेक्शन अपने करियर में देख चुके हैं। लेकिन इलेक्शन 5 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और अगर हम जर्नलिज्म में 20 साल के करियर में, 20 साल की उम्र में भी हम जर्नलिज्म में आए और 40 साल, तो हम 8 इलेक्शन से ज्यादा नहीं देख सकते। तो इलेक्शन कवर करना एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और इलेक्शन बार बार नहीं होने वाले हैं, बहुत ही मेमोरेबल होते हैं इलेक्शन। इलेक्शन की हर छोटी बड़ी चीज पे गौर कीजिए और ये प्लान कीजिए कि ये इलेक्शन के लिए लोग आपको क्यों याद रखें। आप ऐसे कौन से स्टोरीज कर रहे हैं, या आप ऐसे कौन से पिक्चर्स ले रहे हैं, या आप ऐसा क्या एनालिसिस करने वाले हैं कि ये इलेक्शन आपको खुद को याद रहे। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स काफी जेन्युइन होने चाहिए, क्रॉस चेक कीजिए। और इन्फोग्राफिक्स, जब से ये सोशल मीडिया है उसमें एक फोकस बढ़ गया कि जो इंफॉर्मेशन है उसको आप ग्राफिक के अंदाज में आप पेश करते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में। आप एक कंपैरिजन दे रहे हैं कि टोटल एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 4 कैंडिडेट्स हैं, ओके, 4 का आप कंपेयर कर दीजिए, एसेट वाइज कौन कैसा है। ये सब टीवी चैनल में बड़े लेवल पे काफी हो रहा है। उर्दू मीडिया में इसका चलन अभी कॉमन नहीं है। देखिए जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, उनके पास लोग बैठे हुए होते हैं। हम हमारे लेवल पे, और उर्दू में है रिसोर्सेज की कमी है और वक्त की कमी भी है। हमको ये सब चीज़ों को ओवरकम करके ये सोचना है कि ये इलेक्शन हम हमारे जो रीडर्स हैं, चाहे हमारे अखबार छोटा हो या बड़ा हो, मेरे सिर्फ अगर 10 पढ़ने वाले हैं तो मैं 10 पढ़ने वालों को इतने अच्छे तरीके से न्यूज़ पेश करूँगा कि उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मैं ये अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं ये रिपोर्टर की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। आपका नाम देख के उसको ये हो कि हाँ ये बंदा काफ़ी अलग तरीके से लिखता है, इसकी न्यूज़ पढ़नी चाहिए। एक किसी का ये अननेम्ड कोड है, कवरिंग एन इलेक्शंस इज मच मोर देन रिपोर्टिंग ऑन कैंडिडेट्स एंड देयर इश्यूज। सिटीजंस इश्यूज मैटर मोस्ट। फाइंड आउट वोटर्स टॉप कंसर्न, then send their questions to the political parties to address. The reverse shouldn't happen with only candidate issues being presented. Citizens are the crucial players in the elections. They vote. इसमें बहुत क्लियर है कि इलेक्शन में कैंडिडेट्स के इश्यूज ही होते हैं कि मैं ये करूँगा, कैंडिडेट अपनी बात ही बोल रहा है, उसका ओपोनेंट या तो इसको गाली दे रहा है या वो फिर अपनी बात बोल रहा है कि मैं आया तो ऐसे कर दूंगा। जैसे अभी एक जो डिबेट यहाँ पे चल रही है कि एक पार्टी ने अनाउंस किया कि हम पेंशन डबल कर देंगे, दूसरी पार्टी ने कहा वो डबल पे हम और 16 रुपए बढ़ के देंगे। भाई कोई बैठ के कैलकुलेशन कर लो कि इतना बजट है आपके पास, ठीक है, हो सकता है होगा। जो इनके पोल प्रॉमिसेस हैं, वो पोल प्रॉमिसेस को बैठ के सिंपल पेन पेपर लेके कैलकुलेट कीजिए कि क्या ये पॉसिबल है। ये बजट ओवरऑल मिला के जो इलेक्शन एक जब भी मैनिफेस्टोस पूरे आएंगे, सब मैनिफेस्टो सामने रखे, सबकी कॉस्टिंग कीजिए बैठ के, एक रफ डाल के देखिए कि इनको पैसों की कितनी जरूरत है और बजट तेलंगाना का कितना है प्रेजेंट और ग्रोथ रेट के हिसाब से अगले 5 साल में कितना होगा। ये बेसिस पे क्या ये प्रॉमिसेस फुलफिल होने वाली हैं, किसकी प्रॉमिसेस कितनी प्रैक्टिकल हैं, ये आप बता दीजिए, लोग डिसाइड करेंगे। देखिए लोगों को इन्फ्लुएंस हम नहीं कर सकते। हम लोगों को जैसे कोई एग्जाम्पल दे दें कि हम क्रिकेट मैच के कमेंटेटर हैं, हम रेफरी नहीं, हम एम्पायर नहीं। हमारा काम ये है कि कोई बॉलिंग अच्छे डाले तो आप देखिए कमेंटेटर बोलता है कि वो बेस्ट बॉलिंग को बॉलर की तारीफ करता है, अगले ही बॉल में कोई 6 मार दे बैट्समैन की तारीफ करता है। हम सिर्फ कमेंटेटर हैं, हमको देखना है और बोलना है। हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये शॉट अच्छा था फलाना था, हिस्ट्री लोगों को बता सकते हैं। कमेंटेटर से बढ़ के हमारा कोई रोल नहीं है। हम जज नहीं बन सकते, हम रेफरी नहीं बन सकते कि ये अच्छा है ये खराब है, इनका बोलना ज्यादा है ये ज्यादा क्रेडिबल है।
नहीं, क्रेडिबिलिटी का वो हमारा काम ही नहीं है। लोगों के सामने आप इंफॉर्मेशन छोड़ दो, लोग डिसाइड कर लेंगे। और लोग हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। लोगों को मालूम है कि एक आमतौर पे होता है कि मीडिया या लीडर ये सोचता है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं लोगों को समझाऊंगा। हम जर्नलिस्ट ये सोचते हैं कि नहीं, मैं समझाऊंगा। नहीं, लोग हमसे ज्यादा होशियार हैं। कॉमन चैलेंज है। अगर हम अखबार में है, टीवी में है, तो सबसे बड़ा एज ए रिपोर्टर भी आपको चैलेंज है, एज ए मैनेजमेंट भी चैलेंज है कि स्पेस कम है और कंटेंट फ्लो ज्यादा है। अगर कोई मान लीजिए हैदराबाद बेस्ड बहुत से यहाँ पे इवन वेब चैनल्स भी यहाँ पे काम करें, आपके पास है सिर्फ लिमिटेड आवर्स, उसमें आपको 24 सिर्फ जीएचएमसी की बात करें तो आपको या 23 है, आपको ओवरऑल स्टेट की रिपोर्टिंग करना है, आपको 5 बड़े मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं और आपको लंबे लंबे स्पीचेस भी होते हैं सभी लीडर्स के और सबको दिखाना जरूरी है। ये सब फ्लो के बीच में आपकी स्टोरी आप कहां से प्लेस करेंगे, ये वर्कआउट करना जरूरी है। स्पेस का मैनेजमेंट जो है कि इतनी स्पेस में आपको काम करना है, तो आपका जो स्टोरी का ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो गया। और चाहे आप अगर आप प्रिंट में हैं तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स आपको कम करने पड़ेंगे। कम से कम वर्ड्स में आपको बहुत बड़ी बात, उसके अंदर आपको बहुत बेहतर तरीके से बात बोलनी होगी। वैसे अगर आप टीवी में है तो और ज्यादा मुश्किल है कि टीवी का आप पूरा पैकेज आप बनाएं और आपको प्राइम टाइम में आपको जगह मिल जाए। एक एक सेकंड का जो है वहां पे हिसाब इस इलेक्शन के पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ न्यूज चैनल्स होते हैं, एक सीएनबीसी टीवी 18 का मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि वहाँ पे स्टोरी का जो ड्यूरेशन है, चाहे कितनी भी बड़ी स्टोरी हो, उसका है 1 मिनट 60 सेकंड। और वो चैनल अगर रिपोर्टर स्टोरी यहाँ से मैं फाइल कर रहा हूँ तो उसको सिर्फ 60 सेकंड की स्टोरी पूरी एडिट करके उसको भेजनी होती है। 60 सेकंड से अगर 61 सेकंड हो गया तो वो लोग नहीं बोल देंगे, नहीं वो 1 सेकंड तुम कट करके भेजो, क्योंकि उनका एयर टाइम काफी महंगा है। 1 सेकंड इज इक्वल टू व्हाट कई लाख का होता है। वैसे ही हर अखबार का हर चैनल का जो टाइम है, एयर टाइम है, वो इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, आप जो स्टोरी कर रहे हैं, आपके जो काम को वहां पे स्पेस मिल रही है, ये स्पेस में ओवरऑल आपके चैनल का एडवर्टाइजमेंट का जो टैरिफ है आप वो देखिए, और आपकी स्टोरी आप जो लिख रहे हैं उसका आप एयर टाइम देखिए। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप जितना टाइम एयर टाइम कर रहे हैं, आपके कंटेंट का वर्क कितना है। सेकेंड बड़ा प्रॉब्लम है डेडलाइंस। आपके पास काफी कम टाइम होता है, आपको 5 बजे से पहले, 4 बजे से पहले जो भी टाइम आपको देते हैं उतने टाइम में आपको खत्म करना है। दूसरा एक ये होता है कि बड़े जो प्रोग्राम्स है, बड़े लीडर्स जो है वो रात में आते हैं, तकरीबन जो बड़े मीटिंग्स है वो शाम में होते हैं। फिर आपके पास और ज्यादा जो टाइम की आपको और कमी हो जाती है कि 9 बजे मीटिंग खत्म हुई, 10 बजे से पहले सब खत्म हो रहा है, आपको उतनी शॉर्ट टाइम में आपको स्टोरी फाइल करना है। बट अगर आप वर्कआउट कर लो पहले से कि मेरे को ये मीटिंग फला मीटिंग्स कवर करना है, 10 बजे वक्त खत्म हो रहा है, मैं फाइल कैसे करूंगा, मैं लीड क्या लूंगा, कहीं कल जो बात बोला था मैं अपनी स्क्रिप्ट में, आज के वो रिपीट तो नहीं होगी, इसको चेंज करो। अगर आपने पहले से वर्कआउट कर लो पूरे शेड्यूल को, तो ये आप काफी बेहतर तरीके से अपनी स्टोरी फाइल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटरनल कंपटीशन। एक चैनल है, एक अखबार है, उसमें जाहिर बात है 10 रिपोर्टर्स 5 रिपोर्टर्स है, स्टोरी वो भी फाइल करना चाहते हैं, आप भी, दोनों के बीच में रेस है और दोनों भी चाहते हैं कि जो बड़ा इवेंट है वो कवर करें। तो इसमें इंटरनल कंपटीशन अनअवॉइडेबल है, पक्का होगा, आपको कंपटीशन तो करना ही है। लेकिन आप इसको पॉजिटिव उसमें कैसे कर सकते हैं, आप काम को बांट कैसे सकते हैं, इश्यूज को कैसे कर सकते हैं। और एक मेरा सजेशन ये है एज ए जर्नलिस्ट, और जिन चीज़ों की वजह से मेरे को एक रिकग्निशन मिला मेरे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं काम किया, मैं रूटीन की तरफ कभी नहीं गया। मान लीजिए एक इवेंट है और ये इवेंट कवर करना है, तो मेरा पहला नहीं, मैं वो कवर नहीं करूँगा, मैं स्पीचेस में इंटरेस्टेड ही नहीं। हाँ, मैं कुछ और वो चीज़ कवर कर लूँगा जहाँ पे कोई नहीं जा रहा। सबसे जो बकवास चीज़ मैनेजमेंट को लगती है वो मेरे को दे दो, और आप यकीन मानिए ऐसे ही इवेंट्स में पेज 1 स्टोरीज है। ये जो फोकस है, अगर हम ऑफबीट चीजों पे ज्यादा फोकस करें तो ये ऑफबीट हमको काफी इसमें हेल्प कर सकता है। उसके अलावा ओवरलैपिंग ऑफ आइडियाज है कि एक ही आइडिया 2 लोगों को आ सकता है, बट प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा हो तो ये कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। एक बहुत सर से ही मैं बोलूंगा, फैक्ट चेक एवरीथिंग। In campaigns, candidates and parties give all kind of statistics. हर कोई कुछ ना कुछ फिगर देगा अपनी स्पीच में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
और बहुत ही वो लोग कन्वीनियंस के साथ बोलेंगे कि ये इतना हो गया। जैसे डेवलपमेंट को लेके कोई रूलिंग पार्टी बोलेगी हम इतने 1000 करोड़ का डेवलपमेंट ला लेंगे, और कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन है बोलेगी वो इतने 1000 करोड़ का स्कैम कर दिया। उनको ये मालूम है कि मीडिया के पास ये जो फैक्ट्स है उसको क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं, उनको अभी ये फाइल करके फिर कोई और चीज फाइल करना है। वो लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं। अगर हम एक भी अभी तक हम पकड़ लेते नहीं, आप ये फिगर बोले पहले इसको जस्टिफाई करो, और ये पहले होता था ये अब का ट्रेंड पहले होता था। पहले बोलने से पहले, मीडिया के सामने बात करने से पहले डरते थे कि नहीं मेरे मुंह से निकल गया, और जब तो टीवी भी नहीं था, कैमरा आप रिप्ले करके भी नहीं बता सकते थे। अब टीवी होने के बावजूद जहां उनकी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है, ये लोग आराम से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको वीकनेस मालूम है कि मीडिया के पास ना टाइम है ना उनको कोई ताल्लुक है। छोड़ो यार, हमको क्या बोल दिया हो गया, दिखा दो, बात खत्म। नहीं, आप इसको रिवाइव कर सकते हो। हर वो आदमी जो बात बोल रहे हैं आप वेरीफाई करो, आप क्रॉस चेक करो, और ठीक है आप वो कैंडिडेट से नहीं भी पूछे, आप लोगों को बता दो कि ये तो ऐसा बोल रहा है, फैक्ट ये है, फैसला आप करो। इसलिए काफी हिम्मत का काम है, और हम सब हिम्मत दिखाते हैं, इसलिए मीडिया में है, इतने साल से सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन कुछ जो टैग हमको लग गया कि हम नहीं, हिम्मत नहीं है, मीडिया बिक गया। एक मीडिया का इवेंट प्लान करके लोग बोलते हैं ओके 4 लिफाफे और ऐड कर दो। देखिए ये ब्रांडिंग काफी इफेक्टिव, लोग करप्ट नहीं है, मीडिया करप्ट नहीं है, लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया कि जहाँ पे हर कोई एक शक के घेरे में सब आ गए। एक प्रोफेशनल्स की एक सर्वे हुआ था कि लोगों में किसकी कितनी अहमियत है, तो 40 अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं उनमें मीडिया का नंबर 30 आया, और हमारे पास ही बार्बर्स है, हजामों से थोड़ा सा ऊपर है बस। ये हमारी क्रेडिबिलिटी आज है, और इसके जिम्मेदार हम नहीं। इसकी जो ब्रांडिंग है, हिम्मत नहीं है ऐसा नहीं कि हम नहीं लिख रहे हैं। ये लोग माहौल ऐसा बना है जिसके लिए पॉलिटिशियंस भी ज्यादा जिम्मेदार है कि हाँ मीडिया, ओके मीडिया मैनेजमेंट। आप देखिए जहाँ पे मीडिया कोऑर्डिनेटर तक समझ में आता था कि भाई में हम लोग मीडिया से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज में होता था कि आप गाड़ी अरेंज करें, एक व्हीकल है जो कॉमन है, लोगों को आप दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, मीडिया वहां तक उनको पेन पेंसिल दे रहे हैं, शायद ट्रैवलिंग की वजह से वो कैरी नहीं कर सके, इतना ही मीडिया मैनेजमेंट होता था। उसके बाद एक कल्चर ऐसा शुरू हुआ कि जितने लोग अगर ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी या टीडीपी या टीआरएस कोई एक मीडिया ग्रुप को ले गए, लोग ये अज्यूम करना शुरू करेंगे कि सबको ले जाके वहां से पैसे देके वापस लाए। हालांकि उनमें से कोई पैसे नहीं लेता, मीडिया के लोग लिफाफे नहीं लेते, और अगर कोई ले ले तो फिर मीडिया का आदमी नहीं है। लेकिन एक माहौल ये बना दिया कि आप कोई भी पॉलिटिशियन से बात करो तो लोग बाहर मान लेते कि नहीं ये मीडिया, और हम एक दूसरे को शक के घेरे में डालते। इससे बाहर निकलना है, और जब हम ये सीरियस लेवल पे जब क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे, हमारे लिखने के अंदाज को बदलेंगे, और बहुत ही जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को हम, और जब लिखने के टाइम लोगों को अगर दिमाग में ले लें कि लोग कि मैं लिख रहा हूँ, लोगों से इसका क्या ताल्लुक है, क्या लोग एक आदमी भी अगर पढ़ के उसका असर दे रहा है तो ठीक है मेरा काम हो गया। दूसरा, स्टडी मैनिफेस्टोस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, कंपेयर, एनालाइज एंड टेक नथिंग एट फेस वैल्यू। एक जो बात पहले मैं जिक्र किया था कि मैनिफेस्टोस को स्टडी कीजिए, बल्कि एक कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कहा था कि लास्ट टाइम हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो इतनी देर से रिलीज हुआ था कि मैं खुद उसको देख नहीं सका, और उस वक्त वो पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, इलेक्शन लड़ लिए लोग, और उनको मैनिफेस्टो में क्या था याद नहीं है। और आज भी बहुत से लीडर्स हैं जिनको खुद का मैनिफेस्टो नहीं होता, ऑब्वियस भी है 100 पेज का ये लोग लाते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम है, मतलब हमको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वादों के बेसिस पे ही लोग अपना फैसला दे रहे हैं। मैनिफेस्टो से कम से कम एक बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, एनालिसिस बाद में कर लीजिए, बट एक बार आपको ब्रॉडली मालूम होना चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या क्या मेजर प्रॉमिसेस करेंगे। सेगमेंट वाइज आप बना लीजिए, एक आप मैक्सिमम आप कैटेगरीज बना दो, 20-25 कैटेगरीज बनेंगे, इंडस्ट्रीज है, वुमेन है, माइनॉरिटीज है, बीसीज है, ओके ये इनका ये वेलफेयर का मैनिफेस्टो, ये इकोनॉमी का मैनिफेस्टो, ये जॉब्स का मैनिफेस्टो, ये कंपेयर आप कर लीजिए, आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि ये एजेंडा अगले इलेक्शन का है, और ये बेसिस पे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप देखिए खास बात, इलेक्शन तो लड़ना होने लोग मैनिफेस्टो हमेशा बहुत ही शॉर्ट टाइम में लेगा, मीडिया को पढ़ने का एनालाइज करने का टाइम ही नहीं, जैसा वो लोग देते उसके बाद इनकी कैंपेन शुरू हो जाती है, इनके स्टार कैंपेनर्स आके पूरी स्पेस ये लोग खत्म कर देते।
एक develop a contact list of trusted and unbiased experts and institutions who could help you. एक नेशनल मीडिया में ये काफी अच्छा चलन है कि वहाँ पे एक असाइनमेंट डेस्क होता है। असाइनमेंट डेस्क में एक गेस्ट कोऑर्डिनेशन एक टीम होती है वहाँ पे। ये लोग ये करते हैं कि उनके पास अलग अलग इश्यूज पे जो गेस्ट आके डिबेट में हिस्सा लेते हैं उनकी लिस्ट बनती है बात अच्छा। हेलो, तो ये जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन की लिस्ट होती है उसमें हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, ये लोग के मान लीजिए कोई डिफेंस पे बोलने वाला है तो डिफेंस के रिटायर्ड जो 4 लोग हैं उनका नाम, इकोनॉमी पे, फाइनेंस पे, ऐसा अलग अलग लोग एक्सपर्ट की एक लिस्ट बनाते हैं। खासकर इलेक्शंस में कौन से लोग हैं जो ये इश्यूज पे बात कर सकते हैं, एक ऐसी लिस्ट हमारे पास प्रिंट मीडिया में भी, उर्दू मीडिया में भी होना चाहिए, चाहे टीवी हो या कोई भी मोड। ये लिस्ट का फायदा ये है कि मान लीजिए आपको एक अलग से इंडिपेंडेंट रिपोर्ट होना है जो अनबयास्ड है, आप फौरन ये 4 लोगों को फोन करिए कि भाई ये टॉपिक है, इस पे आप क्या कर सकते हो। बल्कि ये पैनल से आप बहुत से लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, उनके सर्विसेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उनको ये काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। कवरिंग इलेक्शन अथॉरिटीज, ये काफी अहम एक सब्जेक्ट है वैसे, हालांकि क्योंकि इसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है, कभी भी पुलिस वाले सीज करते हैं कोई चीज, व्हीकल की चेकिंग। विजुअल मीडिया के लिए तो ये काफी मतलब बहुत बड़ी चीज है, बल्कि कुछ मीडिया की बात यह है कि हम लोग जब टीवी में थे, अगर रेट नहीं भी होती तो हम लोग चेकिंग करवा लेते थे विजुअल्स के लिए, और जो सीनियर ऑफिसर से मांग भी लेते थे, सर थोड़े विजुअल लेना है सर, व्हीकल चेकिंग कर लीजिए, तो वहीं पे ठहर के कुछ व्हीकल्स को चेक करके वो विजुअल हमको देते थे। ये कॉमन है, शायद सब लोग अभी भी करते होंगे। वैसे ये इसलिए रिपोर्ट करना जरूरी है कि जो लोग लॉ तोड़ रहे हैं उनमें कानून का डर आना जरूरी है। इलेक्शन में अभी ये है कि आराम से आप हम मतलब बहुत से लोग हैं जो एक 50,000 अभी देके बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, ये नहीं सीज हो जाएगा रिपोर्ट, बट ऐसे पीरियड में भी पॉलिटिशियंस आराम से कई करोड़ रुपए लेके घूम, उनको डर नहीं, पैसे उनके सीज हो गए तो उनको मालूम कि हाँ ठीक है, इलेक्शन के बाद मैं वापस मंगा लूंगा, उनको जाना है, वो उनको मालूम है सब चीज के, किसी के रोकने से कुछ नहीं होने वाला है, और उनको उनका अगर कहीं पैसा पकड़े भी गया तो उनको फर्क नहीं पड़ना है, वो कहीं और से निकाल के मैनेज कर लेंगे। बल्कि ऐसा दिखता है कि कुछ पैसा तो पकड़वाने के लिए वो लोग बाहर निकालते हैं। ये जो रिपोर्ट हम बार बार करेंगे तो लोगों में जो लोग जो क्राइम जो लॉ तोड़ रहे हैं उनमें कानून का डर होना चाहिए। लोग डरना चाहिए कि नहीं मैं लॉ तोड़ा तो मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम होगा। और जब आप ये इसकी प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करेंगे चीजों की, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स हैं, सीजर्स हैं, ये नहीं होना है, डूज एंड डूज की बराबर अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे तो लोगों में जो लॉ तोड़ने वाले हैं उनमें वो डर पैदा होगा और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट इलेक्शन पर पड़ेगा। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे अभी थोड़ी देर पहले काफी स्पीचेस में जो बड़े हैं हमारे, उन्होंने बहुत कुछ कहा। देखिए सोशल मीडिया जहाँ नेगेटिव है वहीं हमको बहुत सी स्टोरीज की लीड्स हमको मिल सकती है यहाँ से, सोशल मीडिया से। व्हाट्सएप एक ऐसा है कि अभी ब्रेकिंग न्यूज मीडिया से तो खत्म हो गई, टीवी में अब कोई ब्रेकिंग न्यूज की अहमियत नहीं रही, क्योंकि उससे पहले आपको व्हाट्सएप पे 10 ग्रुप में वो शेयर हो जाएगी। लेकिन हमको स्टोरीज वहां से पिक हम कर सकते हैं, हम वहां से स्टोरी पिक करके उसको एलॉबरेट करके, खासकर व्हाट्सएप पे आप लोग खास नजर रखें, व्हाट्सएप से आपको बहुत कुछ उसमें मिल सकता है। आप व्हाट्सएप से स्टोरी पिक करके आप एलॉबरेट कर सकते हैं, क्रॉस चेक करके विद काफी और फैक्ट्स करके, ये बहुत पॉजिटिव उसमें इस्तेमाल हो सकता है। एक 2-3 बातों पे बात मैं मेरी खत्म कर दूंगा। रूमर्स का एक है, रूमर्स को लेके बहुत केयरफुल रहिए, क्योंकि इलेक्शन तो सीजन है रूमर्स का। रूमर्स काफी फैलाए जाएंगे और एक जहां तक रूमर्स मॉन्गरिंग क्राइम है, वहीं एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है कि हम इंफॉर्मेशन को डबल चेक करें, और जब तक इंफॉर्मेशन 1 या 2 सोर्सेज से कंफर्म नहीं होता है, या कम से कम 2 सोर्सेज से कंफर्म नहीं होता है, वो बात लोगों तक नहीं पहुंचाए। और आप रूमर को रोकने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि अगर एक बात आपको मालूम है कि गलत है, जहां से आई आप उसका जो मामला है वो रिपोर्ट कर दीजिए अथॉरिटीज को, रूमर वहीं रुक जाएगा। इग्नोर करना भी क्राइम है और आगे बढ़ाना तो बहुत बड़ा क्राइम है। तो इग्नोर भी मत कीजिए, अगर आपको लगे कि नहीं ये क्राइम है, ये आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है लोगों को, तो ये बात अथॉरिटीज को फौरी बता दीजिए।
एक मोड्स ऑफ कैंपेन्स में हमको थोड़ा नजर ये रखना है कि मोड ऑफ कैंपेन काफी चेंज हो गया। अभी स्पीचेस के हद तक या प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक कैंपेन नहीं है। अभी डिजिटल पोस्टर्स हैं, स्क्रिप्टेड वीडियोस हैं, टॉपिक बेस्ड वीडियो क्लिपिंग्स है। यानी स्पीच अगर दे दी तो उसको 3-4 अलग टॉपिक वाइज लोग ब्रेक करके उसको सोशल मीडिया में स्पेशली व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। ट्वीट्स है, आजकल कई अखबार में ट्विटर के बेसिस पे 4 स्टोरीज तो सिर्फ ट्वीट्स पे होती है कि इन्होंने ये ट्वीट किया, उसको काउंटर उन्होंने ये किया। बट सबसे बड़ा जोक ये है कि जितने ट्विटर अकाउंट है बड़े लोगों के, सब एजेंसीज मैनेज कर रही है। वो पॉलिटिशियन को मालूम भी नहीं होता कि उसके नाम से आज क्या ट्वीट आया। ये लोग ही डाल देते हैं, उसको काउंटर भी कोई वो तो एजेंसीज के बीच में जंग है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। इसीलिए हमको ट्विटर को भी फॉलो करना जरूरी है और यहाँ से बहुत कुछ हमको लीड्स वहां से मिल सकती है। उसके अलावा सटायर है। आप फेसबुक का एक बार आप देखिए, खासकर यहाँ पे मैं 2-3 अकाउंट आपको स्पेशली सर्च करूंगा। आप केटीआर का अकाउंट देखिए, आप केसीआर साहब का अकाउंट देखिए फेसबुक का, उत्तम कुमार रेड्डी का देखिए, आईएनसी तेलंगाना का। इनके पास अभी जो मवाद है लास्ट 1 महीने में, ये सभी क्योंकि 2 मेन राइवल पार्टीज हैं, इनका मवाद देखिए। ये लोग काफी इनोवेटिव हैं। एक दूसरे को गाली देने का जो अंदाजा पहले होता था कि मान लीजिए टीआरएस का पेज है तो वहां कांग्रेस के लीडर की शक्ल हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वैसे कांग्रेस पार्टी के पेज पे कोई टीआरएस का हम इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग बाज़ाब्ता एक दूसरे के वीडियोस पुराने, एक दूसरे के फोटोज, उनके कार्टून सब इस्तेमाल करके एक दूसरे को विदाउट एनी फियर, और क्योंकि ये भी वैसे गाली दे रहे हैं, उनको जवाब भी वही अंदाज में मिल रहा है, तो कोई एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। बट हमारे लिए लर्निंग ये है कि यहाँ से भी हमको बहुत कुछ यहाँ पे मिल सकता है हमारे लिखने के लिए। हम ये जो चलन है इसके ऊपर भी कई स्टोरीज कर सकते हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात, वही जो उनके पहले ब्रॉडकास्ट में जो इलेक्शंस को लेके था 22 नवंबर का, उन्होंने बहुत एक प्यारी बात कही थी कि many organized parties are running candidates for these elections. It is also likely that there will be some independent candidates. Every party and every candidate must be given a fair and equal chance in these elections. The fact that one party happens to be in charge of government does not entitle it to any special privileges during the elections. Officers of the government must function impartially. आज हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। ये 1951 जब कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तस्वुर नहीं था, उस वक्त पंडित नेहरू ने ये बात कही थी। और बहुत ये लोगों के जो उसूल थे, शायद उन उसूलों की वजह से आज हम इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बाकी है। इसीलिए हम अपना एजेंडा ये बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं एक असेंबली इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, मैं कम से कम इतना इंश्योर करूँ कि मैं हर जितने कैंडिडेट हैं प्रेजेंट एक बार मिलूंगा, क्योंकि हर कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ने का एक रीजन होता है। बगैर रीजन के इलेक्शन कोई नहीं लड़ता। वो रीजन पूछे भाई आप इलेक्शन क्यों लड़े, मैं रिलेवेंट नहीं हूँ, हो सकता है मेरे को 2 ही वोट मिले, 1 ही वोट मिले, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो पूछना चाहिए कि मैं इलेक्शन क्यों लड़े। अगर हम सब एक जितने कैंडिडेट्स हैं सबसे एक बार मिले तो आप यकीन मानिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास वैलिड रीजन है। आपको हर कैंडिडेट से एक स्टोरी मिलेगी, बट हमारे पास इंडिपेंडेंस वगैरह के लिए स्पेस नहीं होती। लेकिन आप एक बार मिल के देखिए, हो सकता है कि बहुत आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल जाए जो आपको मेन स्ट्रीम से ज्यादा हो। वो कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट उसके इलेक्शन लड़ने का रीजन हो सकता है लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट। एक प्रिजर्व करें कि ये इलेक्शन में आपके पास काफी इंफॉर्मेशन जमा होने वाला है, और जब ये इंफॉर्मेशन जमा हो जाए तो इसको आप प्रिजर्व कीजिए। और ये इंफॉर्मेशन आगे के इलेक्शन में आपको काफी, जैसे एक जो डॉक्यूमेंट आया था, एक काफी जो सेल पे है, ये बहुत ही हाई कॉस्ट में, पिछले इलेक्शन में बूथ वाइज जो पोलिंग हुई थी पार्टी वाइज, उसका डेटा ऑनलाइन अभी सेल पे है। आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लोग खरीद सकते हैं और काफी हाई कॉस्ट पे। उसका यानी उस वक्त जो इलेक्शन हुआ था लोगों ने उसको प्रिजर्व कर लिया। आज आपके पास जितना इलेक्शन में डेटा जमा होगा, इसकी वैल्यू अगले इलेक्शन में काफी हाई हो जाएगी, और आपकी एनालिसिस वगैरह के लिए ये डेटा आपको बहुत काम में आने वाला है, तो इसको काफी आप प्रिजर्व करके रखिए। एक बहुत आखिरी बात, इसके बाद एक बात तो मैं अगले 1 मिनट में बात पूरी खत्म कर दूंगा कि पंडित नेहरू का आगे उसी स्पीच का एक मैसेज है, द मैनर ऑफ विनिंग और लूजिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट।
It is better to lose in the right way than to win in the wrong way. Indeed, if success comes through misconceived effort or wrong means, then the value of that success itself is lost. ये काफी अहम मैसेज है कि जीतना हारना अहमियत नहीं रखता, जबकि किस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया वो काफी अहमियत का हामिल है। और एक कंक्लूजन यही है कि जो बात पंडित नेहरू ने अगेन उसी स्पीच में कही थी कि इलेक्शंस को लेट अस फेस दिस great adventure of our general elections with good heart and spirit and try to avoid ill will even in regard to those who oppose us. Thus we shall lay the firm foundations of the democratic structure of this great republic. शायद यही स्पिरिट थी कि आज हम इतने इलेक्शंस देख चुके हैं और शायद आगे भी और बहुत से इलेक्शंस देखेंगे। इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और काफी शायद जो टाइम अलॉट किया गया था उससे भी थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लिया, और अगर इसमें कुछ गलतियां हुई है तो मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपसे एक बात ये पूछनी थी। आपने अपने लेक्चर के दौरान बताया था कि जो कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसको लेकर देखिए डॉक्यूमेंट्स, तो हम किससे ले सकते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से? ठीक है, जैसे कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं ये सबका सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फौरी तौर पे। और एक आप ऑनलाइन पे देखें, कोई शायद myNeta.org कोई वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करिए कैंडिडेट एफिडेविट्स और इलेक्शन कमीशन प्राउडली जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑनलाइन कर लेता है एफिडेविट। आप ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की साइट से वो एफिडेविट आप या तो देख भी सकते हैं या डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके भी आप देख सकते हैं। बट जो भी इलेक्शन कमीशन के पास है सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है। एसेट डिक्लेरेशन नॉमिनेशन के साथ ही आता है, एसेट डिक्लेरेशन। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, मैं एक पूछना चाहता हूँ इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा आपने रोशनी नहीं डाली, क्योंकि आज एक कॉमन मैन नहीं जिसको कि कॉमन मैन इलेक्शन के कॉन्टेस्ट करने के लिए सोच भी नहीं सकता। ये बता रहा है कि 10 करोड़ से 20 करोड़ में होगी, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली। हाउ सेव द डेमोक्रेसी इन दिस ग्रोइंग एक्सपेंडिचर ऑन द इलेक्शन? जी देखिए, इलेक्शन एक्सपेंडिचर हम सब लोग मान के चल चुके हैं कि मतलब एक ऑन रेकॉर्ड जो परमिसेबल जो लिमिट है वो परमिसेबल लिमिट में तो इलेक्शन नहीं होता है। आम आदमी तो इमेजिन नहीं कर सकता आज का जो इलेक्शन है। इसकी मतलब जिम्मेदार हम ये है कि प्रॉब्लम सबका है माजी साहब। बेसिकली लोगों का जो कॉन्टैक्ट बेस है वो टूट गया। ठीक है, कुछ लीडर्स का मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम ले लूँगा। एक पॉलिटिशियन है, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए पॉलिटिशियन का, एक लीडर है जो नलगुंडा की एक सीट से पिछले 8 बार से इलेक्ट हुए और बहुत पॉपुलर है। उनका वोटिंग का कैंपेन का अंदाज बहुत डिफरेंट है। उनको ऐसा कोई मतलब बड़े स्पीकर नहीं है बट टच में। एक बीदर में एक एमपी थे रामचंद्र गिरप्पा, जो 8 टाइम्स एमपी थे और उनकी कैंपेन में सिर्फ एक ही पब्लिक मीटिंग होती थी जो मुझे बोला गया था, जो मैं कवर किया था। सिर्फ एक मीटिंग बस, और कोई कैंपेन नहीं होती थी, कोई झंडे नहीं लगते थे। अभी के जो एस्पिरेंट्स भी जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं ये सब भी इस माहौल को अडॉप्ट कर चुके हैं। वो लोगों से टच में नहीं है, उनको नहीं मालूम है। उनको लोगों को उनकी आप आज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बोलिए आप मैप रखिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से कहाँ तक है आप बताइए, उनको नहीं मालूम है। उनको पोलिंग बूथ की इंफॉर्मेशन नहीं है। और आप एक खास बात ये, सिवाय 1-2 पार्टीज को छोड़ के मैं नहीं समझता कोई पार्टी के पास बूथ लेवल का कैडर भी है। बूथ का इंचार्ज एक आदमी उनको बूथ पे बैठने के लिए नहीं मिलता। अब जो खर्चा जो बढ़ गया, तो इसी का कुछ लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो एडवांटेज ले रहे हैं। एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर में कि चलिए मतलब मान लीजिए किसी का इलेक्शन में खर्चा कैसे होता है, सिंपल 1000 बच्चे काम कर रहे हैं, उनका भी उतना नहीं होता। सब अगर आप टोटल डालें तो आप 1 करोड़ रोजाना 1000-2000 भी स्पेंड करें। असल जो खर्चा ये लोग जो बोलते हैं कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले का जो खर्चा है ये पैसा भी होता है। बूथ मैनेजमेंट एक नया टर्म है कि बूथ मैनेजमेंट के नाम पे पैसा खर्चा होता है। और मीडिया में अब पब्लिसिटी पे भी उतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि स्पेस थोड़ी है। वो लोग मान लीजिए कोई किसी का 1 करोड़ का भी कोई ऐड देना चाहे तो उनकी स्पेस नहीं है। तो ये अब्यूज है और अब्यूज ऑफ मनी, और ये शायद आगे भी रहेगा। वैसे मतलब मुश्किल है, अगर लोगों में अवेयरनेस आए तो शायद हम कुछ कर सकते हैं उसको।
अदरवाइज जब तक जो पैसे, जिनके पास पैसे हैं, शायद वही लोग इलेक्शन जीतते रहेंगे और हम रिपोर्टिंग करते रहेंगे। मैं जनाब शेख अहमद अली साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना इतना ज़्यादा वक्त देते हुए कि पावर प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने जो मेहनत की और हैदराबाद के अलावा ख़ासकर अदला से तशरीफ लाए मेहमान इंशाअल्लाह इन बातों से इस्तेफादा करेंगे। हबीब जिलानी साहब नगरिया मौजूद हैं। ये वक्त बहुत कम है, अगर लंच का एहतमाम हो गया है तो फिर आगाज़ कराएं, फिर दूसरा सेशन करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।